नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोसाजी स्वीट्स की सभी शाखाओं पर स्टेट जीएसटी का बड़ा छापा, दस्तावेज जब्त, टैक्स हेराफेरी के मिले संकेत। एफआईआर वापसी की मांग को लेकर कांग्रेस का थाने पर घेराव, सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप। अटल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह विवादों में, गड़बड़ी के आरोपों पर बिश्नोई का जोरदार प्रदर्शन। 40 साल की लापरवाही, अधिग्रहण के बाद भी 546 एकड़ सरकारी जमीन निजी नामों पर, रिकॉर्ड गड़बड़ी ने खोला राज। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में चर्चित मिठाई दुकान मौसाजी स्वीट्स पर सोमवार को स्टेट जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। रायपुर और बिलासपुर की संयुक्त टीम ने श्रीकांत वर्मा मार्ग, तिफरा, सरकंडा, मंगला और गोल बाजार की सभी 5 शाखाओं पर एक साथ दबिश दी। दिलचस्प बात यह रही कि सूत्रों के अनुसार जीएसटी टीम ने सुबह इसी दुकान में नाश्ता किया था और शाम 4:30 बजे अचानक जांच शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दुकानों में मौजूद सभी दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप, रजिस्टर और फाइलें अपने कब्जे में लेते हुए सॉफ्टवेयर में दर्ज लेन देन का पूरा रिकॉर्ड खंगाल डाला। जॉइंट कमिश्नर के नेतृत्व में टीम देर रात तक बिल, पर्चियों और टैक्स भुगतान से जुड़े कागजात खंगालती रही। हालांकि विभाग की ओर से अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन शहर में ये चर्चा तेज है कि संस्थान में टैक्स की बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। देर रात अधिकारियों ने कुछ जरूरी दस्तावेजों की कॉपी भी साथ ले जाकर जांच को और आगे बढ़ा दिया है। सरकंडा थाना क्षेत्र में हुई 2 घरों की चोरी की वारदातों का पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। दोनों मामलों में एक युवक और उसके साथ एक नाबालिग बालक भी संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जों से 3 मोबाइल फोन, नकदी रकम और सोने चांदी के जेवर समेत कुल 1,11,675 का मशरूका बरामद किया है। पहली घटना 10 नवंबर की है, जब खमतराई में रहने वाला एक युवक सो रहा था और खिड़की खुली रहने का फायदा उठाकर चोर उसके कमरे में मोबाइल, नकदी और मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। दूसरी वारदात 5 अक्टूबर की है, जिसमें एक ई-रिक्शा चालक ने घर में ताला लगाकर काम पर जाने के दौरान अपने घर से मोबाइल, नकदी और जेवर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इलाके में मुखबिर तैनात किए। जांच के दौरान जानकारी मिली कि 2 लड़के खमतराई काली मंदिर के पास चोरी के मोबाइल फोन बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को पकड़ा और पूछताछ में उन्होंने दोनों वारदातों को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने बरामद सामान को जब्त कर आरोपी युवक और नाबालिग साथी को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। कोनी पुलिस ने ग्राम सेमरताल में धान मंडी के सामने एक व्यक्ति को तलवार लहराकर राहगीरों को डराते धमकाते हुए पकड़ा। घेराबंदी कर पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम जयप्रकाश मानिकपुरी बताया। उसकी तलाशी लेने पर 34 इंच लंबी लोहे की तलवार बरामद हुई है, जिसके संबंध में वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। तलवार को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आवश्यक कार्रवाई पूरी आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां सरकारी प्राथमिक शाला बेलसरी तखतपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी संदीप कुमार घृतलहरे को गंभीर आरोपों के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक पर आरोप है कि वह बच्चों को प्लास्टिक के पाइप से मारता पीटता था और छात्राओं के साथ बैड टच करता था। यह शिकायत खुद बच्चों और उनके पालकों ने स्कूल प्राचार्य और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी थी। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच टीम जब स्कूल पहुंची और बच्चों से बात की तो पूरा मामला साफ हो गया। बच्चों ने बताया कि शिक्षक संदीप कुमार न सिर्फ मारपीट करता था, बल्कि लड़कियों के साथ अनुचित हरकतें भी करता था। जांच अधिकारी ने इसे बेहद शर्मनाक, अमर्यादित और शिक्षक की गरिमा के खिलाफ मारा। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन का दोषी पाते हुए तत्काल निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तखतपुर
तखतपुर बीईओ कार्यालय रहेगा। इस कार्रवाई के बाद अभिभावकों में राहत है, लेकिन सवाल ये भी है कि मासूम बच्चों के साथ ऐसी हरकत करने वाले पर आगे क्या कठोर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ेगी। फिलहाल राहत की बात यह है कि बच्चे अब सुरक्षित हैं। आप बोल रहे हैं सही है वो, और उस तरह की घटना उनके जैसे शिकायत जिस तरह से प्राप्त हुई उस आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने उनका जांच कराया, और जांच कराने के बाद उसमें उस पर स्पष्ट उल्लेख लिखा कि उन्होंने बच्चों को पीटा भी है और बेड टच की भी बात उन्होंने लिखी है। उसको आधार मानते हुए उनको हमने सस्पेंड कर दिया है। उनका संदीप धृतलहरे करके हैं, सहायक शिक्षक एलबी है, शासकीय प्राथमिक शाला बेलसरी में। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर। तखतपुर विकास खंड की शासकीय प्राथमिक शाला टिहालीडीह में 14 साल से सेवा दे रहे एक सफाई कर्मचारी को कथित राजनीतिक बदले की भावना के चलते नौकरी से बाहर कर दिया गया है। पीड़ित व्यास नारायण गेंदले ने कलेक्टर के पास गुहार लगाकर पूरा मामला खुलकर सामने रखा है। बताया जा रहा है कि व्यास नारायण गेंदले 26 अप्रैल 2011 से टिहालीडीह स्कूल में सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहे थे। पूरे 14 साल बिना किसी शिकायत, बिना किसी विवाद, ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया। लेकिन 1 दिसंबर 2025 को उन्हें अचानक प्रधान पाठक ने बुलाया और मौखिक रूप से कह दिया उनकी नौकरी खत्म। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें यह सजा इसलिए मिली क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान सरपंच प्रत्याशी पूजाबाई टंडन को वोट देने का दबाव बनाया गया था और उन्होंने मना कर दिया। राजनीतिक नेताओं ने प्रधान पाठक पर दबाव डालकर उन्हें हटवा दिया। सबसे बड़ा आरोप ये है कि गेंदले को हटाने के बाद तुरंत एक पंच प्रताप जांगड़े के पुत्र प्रशांत जांगड़े को उनकी जगह दे दी गई। पीड़ित का कहना है कि यह सब पहले से तय साजिश थी। यहाँ तक कि कर्मचारी के खिलाफ झूठे सबूत गढ़ने के लिए स्कूल का उपस्थिति रजिस्टर तक बदल दिया गया। व्यास नारायण गेंदले ने अपनी शिकायत में कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से एकतरफा और अन्यायपूर्ण है। उन्हें ना कोई नोटिस दिया गया, न सफाई का मौका, न कोई जांच, बस राजनीतिक दबाव में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनका कहना है 14 साल की सेवा के बाद ऐसे अपमानजनक तरीके से हटाया जाना उनके लिए बेहद पीड़ादायक है। अब गेंदले ने कलेक्टर से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो और उन्हें दोबारा शासकीय प्राथमिक शाला टिहालीडीह में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए। सरपंच के माध्यम से प्रधान पाठक को दबाव डालने के कारण मेरे को पद से हटा दिया गया है। कब से नौकरी करते रहते हैं? 26/4/2011 से। 11 से। कब हटा है तोला? कल मतलब प्रधान पाठक बताइए एक तारीख को। तोला कुछ बताइए, कुछ दिस कागज वागज नहीं, कोई कागज नहीं दे, ना कुछ मूल चेतावनी भी दे। जगह नौकरी में काला लगाए गए। प्रशांत जांगड़े। ये कौन है? पंच गजेंद्र प्रसाद पंच के लड़का है। हाँ, तो तोला काबर हटाए गए है? मामला ले ला बता। सरपंच को वोट नहीं दिया इस कारण। यह शासकीय प्राथमिक शाला टिहालीडीह में यह 26/4/2011 से सफाई कर्मी स्कूल सफाई कर्मी के पद में कार्य करत रही से, तो एला एकर रजिस्टर ला छेड़छाड़ करके एला हटाए गए हैं। ये सरपंच के द्वारा सरपंच जो है पूजा बालक दास टंडन है, वह अपन पंच ला गजेंद्र जांगड़े वार्ड क्रमांक 2 के पंच है, जेला अपन खुश करे के नाम से ओकर लड़का ला गजेंद्र जांगड़े के लड़का ला एक जगह में नियुक्त करे गए हैं। ये जानकारी ला 1/12/2025 को कल के डेट में ला मौखिक रूप से प्रधान पाठक के द्वारा जानकारी दे गई कि तोला पद से हटा दिए गए हैं करके। कुछ कागज वागज दी से कुछ बताइए? कोई कागज नहीं दी और सीधे बोली से कि मैं तोला गांव के राजनीतिक दबाव के कारण तोला हटा दिए गए हम, ऐसे करके सीधी बोली से। अपना नाम कब पदस्थ रही? यह 26/4/2011 से। हम ये चाहतन के जो काम करत है वह हमेशा जारी रहे और निस्वार्थ भाव से अपन काम करत है, और आज भी अपन काम में जाते जेकर हमेशा वीडियो प्रधान पाठक ला अपन काम करते हुए वो वीडियो शेयर करते। और प्रधान पाठक इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हुए, वो कुछ नहीं बोले कि? प्रधान पाठक सीधी बोल दिए कि इन लोग बहुत मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे, इस कारण मैंने 1.5 साल तक के रजिस्टर में छेड़छाड़ करके इसका जो साइन किए थे जिस रजिस्टर में, उस रजिस्टर को मतलब छेड़छाड़ करके उसको बदल दिया गया प्रधान पाठक के द्वारा, और उसी के आधार पर इसको निकाल दिया हूँ करके प्रधान पाठक के।
अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर कितना तेजी से कदम उठाता है। यह मामला गर्म है और गांव से लेकर जिला स्तर तक चर्चा में है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिविल लाइन थाने के बाहर मंगलवार को उस समय माहौल गर्मा गया जब सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी FIR वापस लेने की मांग को लेकर घेराव करने पहुंच गए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जनता के मुद्दों पर हुए शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद सरकार ने झूठी FIR दर्ज कर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो वे बड़े स्तर पर जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। गरीब के झोपड़ी को, आशियाने को बुलडोजर चलाने की बात हो, लात से कुचलते हैं, पैर से कुचलते हैं। जनता के मुद्दों को लेकर जैसे कि बिजली बिल को बढ़ाया गया, हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया और हम हजारों की संख्या में गिरफ्तारी देने आए हैं। जनता को परेशान करने वाली जो नीतियों के साथ ये लोग चल रहे हैं उसके खिलाफ आज कांग्रेस का आंदोलन है। आप जनता के हित की बात मत करो। तो मुझ पर और मेरी पत्नी चूंकि पार्षद उस वार्ड की, उन पर FIR दर्ज की गई थी। महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री शिल्पी तिवारी ने बताया कि 27 नवंबर को बिजली, सड़क, धान और महिला सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया था। ज्ञापन सौंपने पहुंचे नेताओं पर अचानक FIR दर्ज कर दी गई, जिसके विरोध में सभी कार्यकर्ता थाने का घेराव करने पहुंचे। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए दमनकारी नीति अपना रही है। कांग्रेस पार्टी चाहे सड़कों का मुद्दा हो, चाहे धान खरीदी का मुद्दा हो, या गरीब के झोपड़ी को, आशियाने को बुलडोजर चलाने की बात हो, या गरीब लोगों की रजिस्ट्री और ज़मीन का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी इस पे जन आंदोलन की थी 27 तारीख को और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये भटकाने की कोशिश करके हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया और हम हजारों की संख्या में गिरफ्तारी देने आए हैं। हम उन चीज़ों का भी समर्थन नहीं करते। कांग्रेस पार्टी अहिंसा रूपी आंदोलन में विश्वास रखती है, लोकतंत्र संविधान में भरोसा रखती है। किसी भी राजनीतिक दल नेता के ऊपर न हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपशब्दों का प्रयोग किया और न हम किसी ऐसे चीज़ का समर्थन करते हैं। विगत 27 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी का घेराव था और जनता के मुद्दों को लेकर जैसे कि बिजली बिल को बढ़ाया गया, सड़क जर्जर हो चुकी है, महिला सुरक्षा के नाम पे भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छला है और बिलासपुर में जो अपराध की घटनाएं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सब बहुत सारे ऐसे मुद्दे लेके कांग्रेस पार्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गई थी। उसमें धरना प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हमारे कुछ नेताओं के खिलाफ यहाँ जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ FIR दर्ज किया था। आज उसके खिलाफ हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सबकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी नीति है वो जनता के समझ से परे है। जो भी आवाज़ उठाता है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे कोई भी आम जनता हो, उनको वो या तो संसद से निकाल दे रहे हैं या उनके खिलाफ ED, CBI सबका छापा पड़ रहा है। मतलब ये बहुत ही जनता को परेशान करने वाली जो नीतियों के साथ ये लोग चल रहे हैं उसके खिलाफ आज कांग्रेस का आंदोलन है। शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने कहा कि हजारों की संख्या में मौजूद लोगों का आंदोलन चल रहा हो और किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई गलती हो जाए तो उसका समाधान FIR दर्ज करना नहीं है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि प्रदर्शन पूरी तरह जनता के हित में किया जा रहा था, लेकिन सरकार ने आंदोलन की अगुवाई कर पदाधिकारियों पर जानबूझकर FIR करा दी है। आंदोलन किया था 4 बिंदुओं पे, 4 मांगों को लेकर के, और बहुत ही अच्छा आंदोलन था। वो जन आंदोलन था, लोगों का उसमें समर्थन था। उस पूरे आंदोलन में किसी कार्यकर्ता ने, किसी व्यक्ति ने
मुख्यमंत्री जी के पोस्टर पे किसी तरह की अमर्यादित चीज़ की, जिसको लेकर के इन्होंने सीधे एफआईआर कर दी। अब हम लोगों का ये प्रश्न है कि अगर 4000 5000 लोग कहीं एकत्रित होते हैं और वहाँ किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी चीज़ की जाती है जो अशोभनीय है, तो क्या आप एफआईआर करना ही लाजमी है? आप हमारे जिला अध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी जो है हमारे, उनके ऊपर आप एफआईआर कर देते हैं। आप एक बात बताइए, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अगर हम लोग विरोध करते हैं तो वो गलत है क्या? कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस नेताओं के पुतले जलाते थे, पैरों तले कुचलते थे और पोस्टरों पर कालिक पोतते थे, तब कांग्रेस ने कभी एफआईआर जैसी कार्रवाई की मांग नहीं की। विपक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए, यह लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। आज सिविल लाइन इसलिए आए हैं क्योंकि जब 5 मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 25-26 तारीख को जो आंदोलन किया था, वो शांतिपूर्ण आंदोलन था, जिसमें हमारे कांग्रेस के जनों के ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, लेकिन कोई बात नहीं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये होता है, हम विपक्ष में हैं तो हमारा काम है धरना करना, प्रदर्शन करना, जनता के मुद्दों की बात करना और मुद्दों की लड़ाई करना हमारा काम है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों का ये विपक्ष में रहने का एक काम है। उसमें भी अगर एफआईआर दर्ज होगा तो यह बहुत निंदनीय है। बिल्कुल दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मर्यादित रहकर धरना प्रदर्शन आंदोलन होना चाहिए। अगर ये हुआ है तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। जेल भरो आंदोलन में आए ताकि हम लोग को भी सबको आप जेल में रखो और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो हमारा गांधी जी ने दिया था, हम उसी का शिष्य हैं, उसी के चेले, हम उसी को मान के चलते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हमको जेल में रखोगे तो हम तैयार हैं, लेकिन हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से मांग करते रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कलेक्टर घेराव का हमने किया था, जिस पर हम कांग्रेसियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। इसी प्रकार से नगर निगम बिलासपुर का घेराव, बिजली पानी के मुद्दों को लेकर, मूलभूत मुद्दों को लेकर हमने विकास भवन का घेराव किया था। उसमें मुझ पर और मेरी पत्नी चूँकि पार्षद है उस वार्ड की, उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस प्रकार से दमनकारी नीति जो ये सरकार अपना रही है और हमारे आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए जो एफआईआर दर्ज कर कानून का सहारा लिया जा रहा है, इसका विरोध हम दर्ज करने बड़ी संख्या में आए थे, गिरफ्तारी देने आए थे। ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने कहा कि जनता के मुद्दों को उठाते समय आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण था। बावजूद इसके प्रशासन ने वाटर कैनन चलाया और पुलिस बल का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री के पोस्टर के साथ अभद्रता की है तो वह खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज करना सही नहीं है। साथ ही चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जब कांग्रेस सत्ता में होगी और भाजपा विपक्ष में, तो इस तरह के मामलों के लिए भाजपा को भी तैयार रहना होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कोटा विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी की दुर्दशा से परेशान सैकड़ों ग्रामीण आखिरकार सड़क पर उतर आए। विधायक अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में मंगलवार को भारी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और दाड़ सागर समिति में धान खरीदी केंद्र शुरू न होने पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। पूरा मामला कोटा विधानसभा क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति दाड़ सागर का है, जिसमें कुल 6 ग्राम पंचायत और 15 गांव शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन गांवों के किसानों को धान बेचने के लिए करीब 20 किलोमीटर दूर बेलगहना धान मंडी जाना पड़ रहा है। बेलगहना मंडी पहले से ही 25 गांवों की जिम्मेदारी संभाल रही है, जहां हर साल 1,25,000 क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी होती है। ऐसे में दूर दराज के किसानों को टोकन लेने, धान लेकर पहुंचने, देर रात तक तौलाई के लिए खड़े रहने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे उन्हें मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की भारी क्षति हो रही है। किसान साफ कह रहे हैं कि वे किसी भी हाल में बेलगहना मंडी में धान नहीं बेचना चाहते। विधायक अटल श्रीवास्तव ने कलेक्टर से मिलकर इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा, प्रशासन की लापरवाही के कारण दाड़ सागर केंद्र शुरू नहीं हुआ है और किसान रोजाना परेशान हो रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जहां 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात करती है, वहीं उनके क्षेत्र के कुछ केंद्रों में अभी भी केवल 14 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। इसके अलावा वन भूमि में खेती करने वाले किसानों के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन जारी न होने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। धान खरीदी केंद्र में, जहां पर बहुत बड़ा एरिया, लगभग 20 किलोमीटर के एरिया के किसान वहां पर धान खरीदी, और जहां धान के खरीदी केंद्र है वो बहुत सकरा बस्ती से 20 के होकर जाने वाला रास्ता है। पिछले बार भी ये मांग उठी थी कि दाड़ सागर में 6 गाँवों के लिए अलग धान केंद्र खोला जाए। इस बार सोसाइटी का पंजीयन हो गया है, उसका नंबर आ गया और इस बार
17 दिन हो गए, अभी तक छः गाँव के किसानों ने अभी तक धान, 6 पंचायत के किसानों ने अभी तक धान नहीं बेचा है, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि धान केंद्र खुल जाएगा। केवल यहाँ पर पेपर की जगलरी में रुका हुआ है कि परमिशन ऊपर से आएगी कि नीचे से आएगी। इसी में आज पूरे किसान मिलने आए थे कि वहाँ पर जल्दी केंद्र खोला जाए, क्योंकि जिस जगह अभी केंद्र है वहाँ पर धान को ले जाना या धान का अभी तक टोकन भी नहीं मिला है किसानों को। उस सोसाइटी वाला टोकन भी नहीं दे रहा है कि आपकी सोसाइटी अलग हो गई है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति थी। अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात किए हैं कि जल्दी से जल्दी बोले हैं कि आज ही मैं कोशिश करूंगा कि आज ही उसका परमिशन ऊपर रायपुर से आ जाए, ताकि वहाँ कल से धान खरीदी शुरू हो सके। ये प्रदेश भर में इस तरीके की स्थितियाँ देखने को मिल रही है अटल जी। बहुत सारी परेशानियां हैं। एक तो धान खरीदी केंद्र में धान ढंग से तुलाया नहीं जा रहा। दूसरा, जो हमारे किसान हैं, किसी के किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन, उसकी 1 एकड़ ज़मीन चढ़ी हुई है। ऐसा बहुत सारे शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी आई है कि केंदा और भिलगेना क्षेत्र में और कोटा क्षेत्र में इन्होंने एक रिपोर्ट दे दिया है धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक को कि इस धान केंद्र में 1 एकड़ में 14 एकड़ से ज़्यादा 14 क्विंटल से ज़्यादा धान नहीं खरीदना है, किसी में 15, किसी में 16। तो एक आरईओ कैसे डिसाइड कर सकता है कि किसी 1 एकड़ के खेत में 14 क्विंटल धान होगी, जब आप 21 क्विंटल लेने का आपने किसानों से वादा किया है। किसान अगर अपनी मेहनत से उपार्जन को बढ़ाता है, 21 क्विंटल करता है, तो इस तरीके के तुगलकी आदेश देना केवल पर्टिकुलर एक एरिया के लिए कि यहाँ पर नहीं होगा, इसका भी किसानों में बहुत जमकर विरोध है कि किसान का जितना उत्पादन हुआ उतना धान आपको खरीदना पड़ेगा। आपके जो सिस्टम है, मैं अपना खेत अलग बोता हूँ, मेरे बाजू वाला किसान अपने ढंग से बोता है, मेरे में उत्पादन ज़्यादा हुआ तो मैं ज़्यादा बेचूंगा, उसके में उत्पादन कम हुआ तो कम बेचेगा। इस तरीके के कई तुगलकी आदेश घूम रहे हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है वो आदेश हो रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हो रहे हैं। वन भूमि में जो किसान खेती करते थे, पिछले बार हमारी सरकार, जब भूपेश बघेल की सरकार थी, तो उनको ये कहा था कि भूमिहीन किसान जो वन भूमि में खेती करते हैं उनको भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा, उनका धान खरीदा जाएगा। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बनी है, क्योंकि मेरा पूरा क्षेत्र वन भूमि में है और वहाँ के बहुत सारे किसान वहाँ पर खेती करते हैं। उनके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई कि उनका धान कैसे खरीदा जाएगा, कब खरीदा जाएगा और क्या सिस्टम है। देखिए, आक्रोश तो धीरे धीरे बढ़ रहा है किसानों में, और हम लोग देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि संभलता रहे। नहीं संभलेगा तो फिर सड़कों पर आकर आंदोलन किया जाएगा। दिक्कत तो जो 6 ग्राम पंचायत है, जिसमें लगभग 15 ग्रामें हैं, और जो राशन सोसाइटी जो खुला था, हमको पिछले साल से भी सपना दिखाया गया है कि दार सागर सोसाइटी में धान खरीदी किया जाएगा, और उसमें शासन द्वारा कई प्रकार के कामें हो जाएगी, जैसे फेंसिंग है, जगह है, साफ़ सफाई है। सारे किसान लोग उत्सुक थे कि हमारे गांव के लोग भी हमारे नज़दीक में हम लोग धान का विक्रय करेंगे, और इस बार भी हमको वही देखने को मिल रहा है। हम लोग आशा में थे कि इतने दिन तक कि हमारा धान विक्रय दार सागर पंजीयन में बेचेंगे करके, लेकिन आज 17 दिवस हो गया शासन धान खरीद रही है, लेकिन अभी तक हमारे 6 ग्राम पंचायत के एक भी किसान ने टोकन काटकर अपना विक्रय नहीं किया है, और आशा है कि आने वाले समय में खुलेगा। कब तक रास्ता देखें। कौन से पंचायत उसमें ग्राम पंचायत है पंडरापत्र है, ग्राम पंचायत मझवानी है, ग्राम पंचायत रतखंडी है, ग्राम पंचायत दाल सागर है, और ग्राम पंचायत आमामुड़ा है। ये 6 ग्राम पंचायत, जिसके अंतर्गत में 15 ग्राम है जिनके सभी किसानों को धान बेचना है। लगभग उसमें 2000 के आसपास किसान हैं। लगभग 123 मीट्रिक टन का धान वहाँ पे खरीदी होना है। रामचंद्र गंधर्व, भूतपूर्व सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत पंडरापत्र। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन किसानों की इस पीड़ा को समझकर तुरंत कार्रवाई करेगा, या फिर किसानों को रोज की तरह फिर से लंबी दूरी तय कर परेशान होना पड़ेगा। किसानों की मांग साफ है, दार सागर में धान खरीदी केंद्र तुरंत चालू किया जाए और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए। अब गेंद प्रशासन के पाले में है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक अहम निर्णय देते हुए 21 सप्ताह की गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को गर्भ समाप्त करने की अनुमति दे दी, जिसमें सिंगल बेंच ने स्पष्ट कहा कि गर्भपात नाबालिग की व्यक्तिगत इच्छा है और उसके सम्मान व अधिकारों की रक्षा जरूरी है। सीएमएचओ और विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने माना कि अनचाहे गर्भ को बनाए रखना पीड़िता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसलिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा 3 के तहत गर्भपात को मंजूरी देते हुए आदेश दिया गया कि पूरी प्रक्रिया विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में कराई जाए।
बिलासपुर हाई कोर्ट से वैवाहिक विवाद के एक मामले में बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट कहा कि पत्नी पर क्रूरता के आरोप सबूतों के अभाव में सिद्ध नहीं होते और जिस घटना को पति ने स्वयं माफ कर दिया हो वह तलाक का आधार नहीं बन सकती। जांजगीर निवासी पति ने पत्नी पर 3 सिम कार्ड रखने, गाली गलौज व धमकी देने जैसे आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी, जिसे परिवार न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पति की अपील को खारिज कर दिया। वहीं पत्नी ने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि पति अलग रहने के लिए बेबुनियाद कहानियां गढ़ रहा था। अदालत ने पाया कि पति अपने आरोपों को प्रमाणित नहीं कर सका, इसलिए तलाक का आधार भी नहीं बन पाया। छत्तीसगढ़ में इस समय एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इसका सीधा असर स्कूलों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। बिलासपुर जिले में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर में लगा दी गई है, जिससे कई स्कूलों में कक्षाएं ठप पड़ गई हैं। हालात ये है कि कुछ जगहों पर बड़े बच्चे ही जूनियर कक्षाओं को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिले में कई स्कूल ऐसे हैं जहां पहले से ही शिक्षकों की कमी थी और अब एसआईआर ड्यूटी ने स्थिति और गंभीर कर दी है। वार्षिक परीक्षा को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और बोर्ड कक्षाओं के छात्र लगातार चिंता में हैं कि कोर्स पूरा कैसे होगा। कई माता पिता भी स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इस मुद्दे पर जब जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे से बात हुई तो उन्होंने दावा किया कि स्थिति उतनी खराब नहीं है जितना बताया जा रहा है। उनके अनुसार बीएलओ और बीआरसी स्तर के अधिकारी रोजाना स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्य जरूरी है और उसका निर्वहन करना ही पड़ता है। डीईओ ने भरोसा दिलाया कि जहां जहां पढ़ाई प्रभावित हुई है वहां अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर पूरा कोर्स पूरा करा दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है तो अतिरिक्त कक्षाएं कौन और कैसे लगाएगा। अब देखना होगा आने वाले हफ्तों में पढ़ाई पटरी पर लौटती है या फिर बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों की परेशानी और बढ़ती है। निरीक्षण जो है बहुत से अधिकारी कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पर हैं। जैसे कि आपका विकासखंड स्तर पर बीओ और बीआरसी के साथ साथ सीएससी भी हैं, जिनके पास सीएससी के पास 8-10 स्कूल हैं। उस तरह की उन्होंने व्यवस्था बना रखी है। और जैसा अपन कह रहे हैं कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है, मैं जहाँ तक समझता हूँ उतनी हल्की फुल्की हो रही है प्रभावित, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी अपेक्षा की जा रही है। लेकिन जो है शासन का काम है, शासन का भी काम करना है। जो पहले प्राथमिकता में उसको प्राथमिकता देते हुए पढ़ाई करवा लेंगे उनको एक्स्ट्रा क्लास ले करके। दूसरी बात ये है, निरीक्षण को विभिन्न अधिकारियों को विभिन्न स्तरों में किया जा रहा है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही है कि जिससे कि हम बिल्कुल से बच्चों को छोड़ दिए हैं कि पढ़ाई वहाँ नहीं हो रही है। इस तरह की बात नहीं है। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 4 दिसंबर को होने वाला दीक्षांत समारोह इस समय विवादों के केंद्र में आ गया है। जहां एक ओर विश्वविद्यालय प्रशासन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर NSUI ने समारोह की तैयारियों में हो रहे खर्च और अनियमितताओं को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। मंगलवार को NSUI ने विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव रंजेश सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ सभा की। ढोल नगाड़ों के साथ विश्वविद्यालय प्रबंधन और उच्च शिक्षा विभाग को आईना दिखाने का प्रयास किया गया। NSUI का आरोप है कि दीक्षांत समारोह के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का गलत उपयोग हो रहा है और पूरी प्रक्रिया नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही है। सबसे बड़ा मामला टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर सामने आया। आरोप है कि बिना निविदा प्रकाशित किए टेंडर जारी कर दिया गया। विरोध के बाद महज 48 घंटे के लिए निविदा जारी की गई, जबकि नियमानुसार 21 दिन का समय अनिवार्य होता है। यही नहीं, टेंडर की अंतिम तिथि पूरी होने से पहले ही डोम लगने का काम शुरू कर दिया गया, जिससे पूरे ठेके को पहले से तय मानकर NSUI ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
विरोध के दौरान कुल सचिव डॉक्टर तारनिश गौतम मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों से गलती हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, हमने लगातार जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रबंधन की जो लापरवाही है और जो भ्रष्टाचार है, अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए किन भिन्न तरीकों से जो उनको लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया लोग अपनाने का काम करते हैं, उसका विरोध हम करते आ रहे हैं। और हमने पूर्व में ज्ञापन दिया था कि यहाँ भंडार क्रय नियम का पालन नहीं हो रहा है और चहेतों को लाभ पहुँचाने और छात्र हित का गला घोटा जा रहा है। जो पैसा छात्र हित के लिए आया है, उस पैसे का उपयोग छात्र हित में किया जाए, न कि उल कार्यक्रम के लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए का खर्च बेमतलब का किया जाए। जो मूलभूत सुविधा है, उन सुविधाओं के लिए उस पैसे का सदुपयोग करने का काम किया जाए। लेकिन कुलपति की नियुक्ति के लिए हमने लगातार मांग किया, कुलसचिव की नियुक्ति के लिए हमने लगातार मांग किया, स्थायी कुलसचिव की नियुक्ति भी यहाँ हुई, तो उसके बाद भी यहाँ की जो प्रक्रिया उस सुधारने का नाम नहीं ले रहा था। मतलब भंडार क्रय नियम को किनारे पे फेंक दिया जा रहा था, उसका पालन ही नहीं हो रहा था। निविदा प्रकाशन बिल्कुल नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर हम आए हुए थे और हमने ज्ञापन दिया था। उसके बाद भी आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि टेंडर खुलने से पहले यहाँ कार्य प्रारंभ हो गया था डोम का टेंट लगने का, जिसके विरोध में आज हम लोग आए हुए थे कि सर यहाँ नियम का पालन नहीं हो रहा है और छात्र हित का गला घोटा जा रहा है। 60-60 लाख रुपए दीक्षांत समारोह के लिए बजट बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो छात्र हितों के लिए पैसा और इसका जो अतिरिक्त भार है वो छात्रों पे पड़ रहा है। जो फीस जो पहले 1800 रुपये के आसपास हुआ करता था, वो आज लगभग 3600 रुपये के आसपास हो रहा है। तो ऐसी कृत्य ना कीजिए जिससे छात्र पढ़ने से भागे, बल्कि आपको ये कृत्य करना है कि छात्र पढ़ने के लिए यहाँ आए। आप देखेंगे कि यूटीडी का जो यहाँ जी आश्वासन उनके द्वारा ये दिया गया है कि जो अधिकारी और जो कमेटी इसमें संलिप्त था उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हम विश्वविद्यालय प्रशासन को आज ऐना दिखाने आए थे कि आप देखिए आप कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप ऐना देखिए। और उच्च शिक्षा विभाग को हमने जगाने का भी प्रयास किया आज, इसीलिए हम ढोल ताशे के साथ हम यहाँ आए हुए थे और उनको हम पूरा जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और NSCI के छात्र आए हुए थे, उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा खर्च इस दीक्षांत समारोह में किया जा रहा है और चूँकि हमें माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय का अचानक आने का संदेश मिला, तो जो हमारी कुछ प्रक्रियाएं प्रारंभ में चालू हुई थी उन पे अचानक रोक लगाना पड़ा। हमने क्या किया है कि सभी के लिए भी अलग अलग समितियां बना दी हैं। समिति के माध्यम से ही पारदर्शिता पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। जो भी कार्य है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, तो सभी के लिए उसमें जवाबदेही तय कर दी गई है कि आपको जो कार्य दिया गया है उसकी जवाबदार आप हैं, तो इसको बेहतर तरीके से और नियमानुसार कार्य करें। हमारा पहला उद्देश्य यही है कि कम से कम खर्च में हम अपने विश्वविद्यालय के इस गरिमापूर्ण कार्य को कर सकें, संपन्न कर सकें। कार्रवाई की भी मांग की उन्होंने है। उन्होंने कहा है कि यदि इस पे कोई गलतियां होती हैं, जो गलती करेगा उसके लिए क्या है, तो जो गलती करेगा उसके लिए नियमानुसार कार्रवाई होती ही है और वो होगी। इधर NSCI के पदाधिकारियों ने भी विश्वविद्यालय को दीक्षांत समारोह में अनावश्यक खर्च रोकने की सलाह दी है। कुल सचिव ने कहा कि वे सुझाव पर ध्यान देंगे और किसी भी शिकायत पर सख्त कार्रवाई होगी। अब निगाहें 4 दिसंबर पर टिकी है। देखना होगा कि दीक्षांत समारोह शांतिपूर्ण संपन्न होता है या फिर विवाद आगे भड़कते जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 4 दिसंबर को होने वाला दीक्षांत समारोह नजदीक है और इसी तैयारी का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल, SP रजनेश सिंह और जिला प्रशासन की पूरी टीम कार्यक्रम स्थल पहुंची और समारोह की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंच बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात पार्किंग, VIP मूवमेंट से लेकर छात्रों के लिए बनाए जा रहे सभी प्रबंधों को विस्तार से देखा गया। कलेक्टर ने आयोजन को बेहतर सुरक्षित और सुचारू करने के लिए कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से व्यवस्था की मजबूती, भीड़ प्रबंधन, एंट्री एग्जिट रूट और बिजली पानी की सुविधाओं को दुरुस्त रखने पर जोर दिया। वहीं विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर तारनिश गौतम ने बताया कि कलेक्टर और SP साहब द्वारा जो सुझाव और निर्देश दिए गए हैं उन्हें तुरंत लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा है और समारोह को पूरी तरह सफल और गरिमामय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे SP महोदय दोनों अपने पूरे दल बल के साथ में आज यहाँ निरीक्षण किए हैं। उन्होंने संतोष जाहिर किया है कि आपकी जो व्यवस्था है उचित है। कुछ परिवर्तन की आवश्यकता उन्होंने महसूस की है। जो उनका जो सुझाव है, निर्देश है, उसका पालन हम करवा रहे हैं।
बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय 4 दिसंबर को अपना 6वां दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है। इस बार समारोह का स्तर और भी भव्य होने वाला है, क्योंकि मुख्य अतिथि के रूप में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलपति एडीएन वाजपेयी ने बताया कि दीक्षांत समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है और इस वर्ष विश्वविद्यालय कुल 62 स्वर्ण पदक प्रदान करेगा। ये मेडल उन मेधावी छात्रों को मिलेंगे जिन्होंने अपने अपने विषयों में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके अलावा दूसरे से 10वें स्थान तक के 551 विद्यार्थियों को मंच से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं कुल 619 उपलब्धियां दी जाएंगी, जिनमें 63 पीएचडी डिग्री भी शामिल हैं। दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रवि नांदे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, क्षेत्र के सभी विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। सबसे खास बात, इस साल भी लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय के 51 विभागों में से 40 विभागों में गोल्ड मेडलिस्ट छात्राएं बनी हैं। साथ ही 53 विभागों के टॉप 10 में 350 छात्राएं शामिल हैं। यह उपलब्धि प्रदेश में बेटियों की शिक्षा और मेहनत दोनों का शानदार उदाहरण पेश करती है। 4 दिसंबर को बिलासपुर एक बार फिर प्रतिभा, उपलब्धि और सम्मान का साक्षी बनने जा रहा है। अटल यूनिवर्सिटी का 6वां दीक्षांत समारोह छात्रों के लिए यादगार और ऐतिहासिक साबित होने वाला है। अटल वाजपेयी विश्वविद्यालय अपना 6वां दीक्षांत समारोह पूरी भव्यता के साथ में आयोजित कर रहा है। 4 दिसंबर 2025 को हमारा कार्यक्रम 10:30 बजे शुरू हो जाएगा और प्रथम चरण इसका हम 12 बजे संपन्न कर देंगे। द्वितीय चरण 1:30 बजे शुरू होगा, वो लगभग 5:30 बजे तक चलेगा। तो प्रथम चरण है, ये हमारा प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने सहमति दी, वो आएंगे और अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल और हमारे विश्वविद्यालय कुलाधिपति श्री रमेश डेका जी करेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और श्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय टंकराम वर्मा जी, ये सब लोग उपस्थित होने वाले हैं। मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जन दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से मिले। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने आवास, पानी, सामुदायिक भवन और जमीन से जुड़े परेशानियों को सामने रखा। कलेक्टर ने प्रत्येक प्रार्थी से मुलाकात की और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने लोगों की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर का कहना था कि जनता की मूलभूत समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनदर्शन में सबसे अधिक शिकायतें आवास योजनाओं और पेयजल संकट से जुड़ी हुई सामने आई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी समस्या के निराकरण में लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि सभी आवेदन का निर्धारित समय सीमा में समाधान होना चाहिए। जनदर्शन के तुरंत बाद कलेक्टर ने जिले के अधिकारियों के साथ टीएल बैठक भी ली, जिसमें लंबित कार्यों की समीक्षा की गई और सभी विभागों को जनता से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए गए। इसमें आज ज़्यादा लोग नहीं आ पाए हैं और चूँकि धान खरीदी का भी टाइम चल रहा है, तो इस कारण से मुझे लग रहा है कि कम लोग आ पाए हैं। इसमें आज ज़्यादा डिमांड नेचर की चीज़ें थी, तो जो भी आवेदन आए हैं संबंधित विभागों से उसका परीक्षण कराएंगे और फिर उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर मंगलवार का दिन जिले की जनता के लिए उम्मीदों से भरा रहा। बड़ी संख्या में लोग अपनी बात लेकर पहुंचे और प्रशासन ने भी उसी गंभीरता से उनकी परेशानियों को सुना। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर से बड़ी खबर। यहाँ 1985 में
अधिग्रहित की गई लगभग 546 एकड़ जमीन अब भी सरकारी रिकॉर्ड में निजी मालिकों के नाम दर्ज है। इस लापरवाही के कारण अब मूल भूस्वामी इस जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। देखिए क्या है पूरा माजरा। मामला सिरगिट्टी, परसदा और तिफरा का है, जहां उद्योग विभाग ने 1985 में कुल 221 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्व रिकॉर्ड आज तक अपडेट ही नहीं हुआ। रिकॉर्ड में अभी भी जमीन निजी मालिकों के नाम पर दर्ज है। इस गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब कुछ लोग इस अधिग्रहित जमीन को अपनी निजी संपत्ति बताकर बड़े निवेशकों के बेचने की तैयारी कर रहे थे। बिक्री के लिए उन्होंने ऋण पुस्तिका बनवाने की कोशिश की और इसी दौरान पुराने दस्तावेज खंगालने पर मामला सामने आया। अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि उद्योग विभाग और राजस्व विभाग दोनों की गंभीर लापरवाही है। यदि समय पर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाता तो जमीन बेचने का ये प्रयास कभी नहीं होता। अब उद्योग विभाग ने राजस्व विभाग को जमीन से जुड़े मूल दस्तावेज भेजने के निर्देश दिए हैं। रिकॉर्ड मिलान शुरू कर दिया गया है ताकि ये तय किया जा सके कि अधिग्रहित भूमि का सही मालिकाना हक क्या है। ये हमारे संज्ञान में आया है और इसके संबंध में हमने रिकॉर्ड जो हमारे यहाँ से CSIDC को गई है उसमें बात हुई है। वहाँ से जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं अधिग्रहण का जो दस्तावेज है तो फिर उसमें हम लोग राजस्व विभाग के साथ मिल करके हस्तांतरण की दुरुस्तीकरण की कार्रवाई पूरा कर देंगे। CSIDC ने भी पुराने भू अर्जन दस्तावेज खोलने शुरू कर दिए हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि जमीन 1985 में उद्योग एवं तकनीकी संस्थान के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन नामांतरण न होने के कारण आज भी ये भूमि कागजों में निजी बताई जा रही है। प्रशासन अब पूरी प्रक्रिया को तेजी से दुरुस्त करने की बात कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि 546 एकड़ सरकारी जमीन आखिर 40 साल तक कैसे निजी नामों में दर्ज रही और क्या इस लापरवाही की जवाबदेही तय होगी। फिलहाल दस्तावेजों की जांच जारी है। अब देखना होगा उद्योग विभाग क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान चाकूबाजी की एक घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार परिवार में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। उसको शांत कराने की कोशिश कर रहे अमीद पर छोटे भाई ने कथित रूप से चाकू से हमला कर दिया। बताया गया कि आरोपी घटना के समय नशे की हालत में था। परिजन घायल अमीद को तुरंत सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति सामान्य बताते हुए उपचार जारी रखा है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि विवाद अचानक भड़का और देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। सकरी पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और छोटे भाई से पूछताछ कर रही है। साथ ही घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जाँच आगे बढ़ाई जा रही है। क्या घटना हुआ था आपके साथ? लड़ाई हो रहा तो छुड़ाने गया था तो चाकू पड़ गया। कौन मारा था चाकू? वो छोटा भाई के हाथ से लग गया। तो काहे के लिए झगड़ा हो रहा था? नशा में लड़ाई हो रहा था। तो भाई नशा किया हुआ था आपको? सब पूछो ना सर। घर में हुआ है, दूसरे साथ हो रहे थे लड़ाई, तो उसको छुड़ाने भाई को छुड़ा रहे थे। तो क्या नाम है इनका? अनिल कुमार यादव। और पिताजी का नाम? मेरा पिताजी का नाम? स्वर्गीय दाऊद यादव। कितने साल के हैं? 28 साल। घटना कहाँ हुई है? परसदा में हुई। इनके भाई क्या नाम है? शुभम यादव। जी कहाँ पारिवारिक झगड़ा था कुछ? हाँ, घर में आपसी विवाद। तो दारू पिया था? जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा? नहीं, ऐसे ही हुआ है। अच्छा, इनके साथ हुआ है? हाँ। अभी कहाँ है वो? घर में है वो। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सरगंडा थाना क्षेत्र में खमतराई अटल चौक के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो बाइक के आमने सामने टकराने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हादसे में शामिल दोनों गाड़ियों के नंबर CG10 NA 2755 और CG10 AM 0162 बताए जा रहे हैं। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं मृतक को पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल दोनों की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक खमतराई की ओर जाने वाली बाइक और दूसरी तरफ से खमतराई की ओर से शहर की तरफ आ रही बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि एक बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मिली दोनों वाहनों की रफ्तार
तेज होने की आशंका जताई जा रही है। खमतराई अटल चौक के आस थोड़ा आगे की घटना है। दो मोटरसाइकिल में आपस में एक्सीडेंट हुआ है और जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और दूसरा चालक था उसको सिम्स में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है, आगे की जांच जारी है। हादसे के बाद सरकंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बाइकों को जब्त कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है, जबकि घायल की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि ये हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है या किसी अन्य कारण से। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के तिफरा इंडस्ट्रियल यू टर्न ब्रिज के नीचे स्थित मोड़ पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अज्ञात भारी वाहन ने तेज रफ्तार में आकर बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अज्ञात वाहन चालक टक्कर मारते ही मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास से गुजरने वाले राहगीरों ने घायल युवक की हालत देखकर बिना देर किए उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत का है और पुलिस अब अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। घटनास्थल के आसपास मौजूद सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर आरोपी वाहन और उसके चालक की पहचान की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।